होती थी। मोदी जी का जो खास स्वभाव मैं कहूँ कि उसका मैं जिक्र ये करूँगा कि वो हमेशा स्थानीय फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, मेरा पहला विचार ये था कि ताल कटोरा में कर देंगे, लेकिन जब मैंने तिथि और सारी बातें तय करके उस समय नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया कि हम 15 सितंबर को रैली कर देंगे ताल कटोरा में, तो उन्होंने कहा मुझे 1 लाख नहीं चाहिए। और तब फिर मैंने जो है रेवाड़ी स्थान का चयन करके उनको बताया। उधर से आवाज आई कि अरे यार अरविंद, मैं पी के नहीं बनूं, मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूं और तुम बताओ कि ये क्या इंप्रेशन रहा, मैं तुमसे यही सारी जानकारियां चाह रहा हूं। तो मैं एकदम चौंक कहा कि सीधे मोदी जी जो है मुझसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनको पूरा इंप्रेशन जो उस रैली का था, कितनी सभा थी, कितने लोग थे, उनका इंप्रेशन कैसा था, बोलने का लहजा कैसा था, वो सारे का सारा मैंने मोदी जी को बताया। वो जैसे फ्रिज खोल के देखा तो पतीले में जो है ढके वो खिचड़ी रखी हुई थी। तो बोले दीपक बाबू ये खिचड़ी क्या करते हो? मैंने जी गाय को खिलाते जी, रात की है। बोले कोई नहीं, इसको बाहर निकालो। उसमें प्याज टमाटर काट के उसके बाद उसमें उन्होंने आटा मिला के उसको पराठे के रूप में जो है एक नई डिश तैयार कर दी मोदी जी ने। कर दी। बोले अपने हाथ से ही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को क्या खाना पसंद है? अपने पुराने साथियों को मोदी कितना याद रखते हैं? मोदी ने पीएम बनने से पहले अपनी पहली रैली करने के लिए रेवाड़ी का ही चुनाव क्यों किया? नरेंद्र मोदी ने ओम प्रकाश धनखड़ को ही स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय प्रभारी क्यों बनाया? मोदी ने क्यों लिया मनोहर लाल को ही मुख्यमंत्री बनाने का फैसला? टिकट वितरण करते समय मोदी किस बात का रखते हैं ख्याल, सबसे अधिक करते हैं चिंता? मोदी ने मां हीराबेन के दिए गए 11 रुपये किस वीरांगना को दिए थे भेंट, और ऐसा करके किस तरह जुटा दिया था लाखों रुपए का चंदा? जनरल वी.के. सिंह की किसने करवाई थी नरेंद्र मोदी से पहली मुलाकात? रोहतक में बासी बची खिचड़ी से किस तरह बनाए थे पराठे? और गुजरात में डिजिटल रैली के बाद नरेंद्र मोदी ने प्रशांत किशोर के मोबाइल से अरविंद यादव से क्या लिया था फीडबैक? नरेंद्र मोदी से जुड़े सवालों की ऐसी लंबी सूची है। 140 करोड़ की आबादी वाले दुनिया के महान लोकतंत्र भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का आज 73वां जन्मदिन मनाया जा रहा है। मोदी के जन्मदिन पर एनजेपी इंडिया भी आपके लिए कुछ ऐसे ही रोचक सवालों का जवाब लेकर आया है। पीएम मोदी से जुड़ी जिज्ञासाओं और आपके मन में उमड़ घुमड़ रहे कुछ सवालों का जवाब जानने से पहले महेश कुमार वैद्य का सादर अभिवादन और चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब करने का निवेदन स्वीकार करें। जन्मदिन पर देश विदेश से मोदी के शुभचिंतक उन्हें बधाई दे रहे हैं। एनजेपी ग्रुप की ओर से भी उन्हें जन्मदिन की हार्दिक बधाई। सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि मोदी को खाने में क्या पसंद है। मोदी की पसंद जानने के लिए आज हम सबसे पहले पहुंचे सीधे रोहतक स्थित भाजपा कार्यालय। गुजरात के मुख्यमंत्री बनने से पहले मोदी अक्सर इसी कार्यालय में आया करते थे। तब उनके पास राष्ट्रीय महासचिव के नाते हरियाणा के प्रभारी की जिम्मेदारी थी। व्यस्तता के बीच अक्सर उनका रात्रि विश्राम रोहतक कार्यालय में ही होता था। यहाँ पहुँचने पर रसोई संभालने वाले दीपक कुमार ही उनकी खाने की पसंद का ख्याल रखते थे। हमने दीपक से आज विस्तार से बात की। मोदी को तला हुआ खाना बिल्कुल पसंद नहीं रहा। उन्हें तोरी, घिया की सब्जी और साधारण खिचड़ी पसंद है। आप पहले दीपक की जुबानी सुनिए मोदी के खाने की पसंद के बारे में। दीपक यह भी बताएंगे कि रोहतक में बासी बची खिचड़ी से नरेंद्र मोदी ने किस तरह पराठे बनाए थे। 1995 से लेके लगभग अब तक उनके संपर्क में और टच में हूँ, और लंबे समय से उनके साथ रहने का मौका मिला मेरे को। 95 से लेके 2000 तक वो साथ रहे हैं, और वो उस टाइम सेवा करने का मुझे भरपूर मौका मिला और मैंने खूब सेवा की। और सेवा का ये रहा कि आज तक उन्होंने वो सेवा जो है भूली नहीं है। हमेशा वो जब मुख्यमंत्री बन के 2001 में जब गुजरात चले गए थे, उसके बाद भी वो लगातार मेरे टच में थे, फ़ोन करते रहते थे, हालचाल लेते रहते थे। उनके खाने की पसंद क्या रही वो थोड़ा सा बताइए। वो खाने के लिए बहुत सिंपल, घिया की सब्जी यार और तोरी और खिचड़ी वो ज़्यादा पसंद करते थे। तला हुआ सामान कम ही खाते थे वो। बाकी चाय वगैरह। कोई ऐसा अवसर देर रात आपको जगाया हो? एक बार बताते हैं ना, खिचड़ी सुबह की बच गई थी, उसका भी कुछ बनाया, वो थोड़ा बताओ। वो क्या था, एक दिन में जो मीटिंग थी कार्यालय में, तो उनका आना हुआ, तो रात का भोजन मेरे साथ ही था। तो मैंने फिर अपने
हिसाब से खिचड़ी बना दिया था बगैर पूछे। जब रात को उन्होंने जब खिचड़ी खाया, बहुत पसंद आई, उनको तारीफ़ की, बोले बहुत बढ़िया बना रखा दीपक। जब खिचड़ी बच गई थी तो मैंने वो फ्रिज में रख दिया था। तो सुबह जब वो नहा धो के किचन में आए तो मेरे से पूछा, भाई नाश्ता क्या बना रहे हो? मैंने कहा जो आप खाएंगे वो बना देंगे जी। तो वो जैसे फ्रिज खोल के देखा तो पतीले में जो है ढक के वो खिचड़ी रखी हुई थी। तो बोले, दीपक बाबू ये खिचड़ी क्या करते हो? मैंने कहा जी गाय को खिलाते जी, रात की है। बोले कोई नहीं, इसको बाहर निकालो। उसमें प्याज टमाटर काट के उसके बाद उसमें उन्होंने आटा मिला के उसको पराठे के रूप में जो है एक नई डिश तैयार कर दी डिश मोदी जी तैयार ने। कर दी। बोले अपने हाथ से ही। तो उन्होंने सिखाया भाई रात की बची हुई खिचड़ी कैसे उपयोग कर सकते हैं। तो जब झज्जर में रैली की 2014 में और सांपला में 2019 में, तो आपको बुलाया गया। हाँ, मैं उल्टा तो नहीं बोल रहा हूँ? ना ना ना, ठीक बिल्कुल है। सही है। बिल्कुल वहाँ उन्होंने जो है मंच पे ही बुलाया था। आपको बड़ा लाड प्यार किया हाँ, आपके करते हैं शुरू अब से मिले। ही। तो हाँ, जब भी मिलते हैं बड़ा तो अब कैसा महसूस करते हो? प्रधानमंत्री हैं आपने जिनको खिचड़ी खिलाई थी, बिल्कुल। कैसा लगता है? फीलिंग्स खुशी होती है जी, फीलिंग तो होती है। एक इतनी साधारण आदमी एकदम से एक इतना बड़ा पोस्ट पे आपका जाए। मूल निवास और बता दीजिए, मैं- जन्म स्थान। जन्म स्थान तो मेरा रोहतक ही है। मेरे पिताजी भी हरियाणा पुलिस में थे और मैं बेसिकली मेरे पिताजी नेपाल से रहे हैं। मोदी अपनों को हमेशा याद रखते हैं। वर्ष 2014 व 2019 के लोकसभा चुनाव में जब चुनाव प्रचार के सिलसिले में उनका झज्जर व सांपला आना हुआ तो वह अपने लाडले सेवक दीपक को याद करना नहीं भूले, उन्हें सार्वजनिक रूप से मंच पर गले लगाया। मोदी राजनीति के अपने पुराने साथियों का भी पूरा ध्यान रखते हैं। यहाँ हम सबसे पहले हरियाणा भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष ओम प्रकाश धनखड़ का उदाहरण देना चाहेंगे। जब नरेंद्र मोदी ने पहली बार गुजरात की कमान संभाली थी तब ओम प्रकाश धनखड़ को भी गुजरात चुनाव में जिम्मेदारी सौंपी थी। बाद में उन्हें सरदार वल्लभ भाई पटेल की प्रतिमा बनवाने के लिए स्टैच्यू ऑफ यूनिटी का राष्ट्रीय संयोजक बनाया। इतना ही नहीं, पीएम उम्मीदवार बनने के बाद धनखड़ को ही सबसे पहले पूर्व सैनिक रैली के बारे में संभावना तलाशने के लिए कहा। पीएम उम्मीदवार बनने से पहले ही उन्होंने धनखड़ को इसकी जिम्मेदारी सौंप दी थी। हमने धनखड़ से मुलाकात का समय लिया और आज उनसे बादली विधानसभा क्षेत्र के गांव गुभाना पहुंचकर मोदी से जुड़े संस्मरणों पर बात की। धनखड़ बताएंगे कि किस तरह पहली पूर्व सैनिक रैली के लिए मोदी ने रेवाड़ी का ही चयन किया। धनखड़ जनरल वीके सिंह से मोदी की मुलाकात के बारे में भी आपको बताएंगे। आप धनखड़ की जुबानी सुनिए मोदी से जुड़े खास प्रसंग। इन्होंने गुजरात में भी मोदी जी को बहुत नज़दीक से देखा है, समझा है, और रेवाड़ी में पहली रैली क्यों की गई थी इसके बारे में इनसे जानते हैं, क्योंकि उस रैली में शुरुआती दौर में बागडोर इन्हीं के पास थी, बाद तक भी इन्हीं के पास रही। इन्हीं से जानते हैं क्या पूरा घटनाक्रम था। जी धनखड़ साहब, गुजरात के चुनाव में 2002 की चुटनी बांटे हम शुरू हुए थे 2002 के चुनाव से, और लगातार जब तक मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी जी थे गुजरात के हर चुनाव में जाते रहे। मुझे स्मरण है कि पहला चुनाव जो है वो बहुत ही चुनौतीपूर्ण था और गुजरात की जो साधन संपन्नता बाद के एक डिकेड में बनी, शुरू में वैसी नहीं थी। हम रैलियां भी जो है 2 ट्रॉली जोड़कर मंच बनाकर करते थे और उस समय नरेंद्र मोदी जी की जो यात्रा निकली थी, जो नर्मदा को समर्पित यात्रा थी, तो उस यात्रा के बाद चुनाव का वातावरण बहुत गजब का बना। मुझे सुरेंद्रनगर ज़िला उन्होंने दिया था चुनाव की दृष्टि से, और हरियाणा से 400 कार्यकर्ता हम भिन्न भिन्न जो है ज़िलों में वहाँ से पहुँचे थे। और मैं ये कह सकता हूँ कि एक बड़ा कंट्रीब्यूशन हरियाणा के साथियों का उस चुनाव में था। तो उसके बाद हर चुनाव में मैं वहाँ एक ही ज़िला मुझे सौंपते थे, सुरेंद्रनगर, और उस चुनाव में जो भी 1 महीने पहले से ही हमारी ड्यूटियाँ हो जाती थी, तो टिकटों का वितरण भी हमारी सलाह पर ही होता था कि वहाँ किसको लड़ाया जाए, किसको लड़ाया जाए, और एक अच्छे परिणामों के साथ सभा वगैरह भी जो उनकी तय होनी होती थी वो सब उसी में से तय होती थी। मोदी जी का जो खास स्वभाव मैं कहूँ कि उसका मैं जिक्र ये करूँगा कि वो हमेशा स्थानीय फीडबैक को बहुत महत्व देते हैं। मतलब मुझे याद है कि 2002, 2007, 2012 केवल एक टिकट उन्होंने छोड़ा था जो हमारी सिफारिश में निकला।
और उसके पीछे बाकी सब सिफारिश उसकी पे। भी एक पूरी कहानी है, बिल्कुल। क्योंकि उसमें से वो साथी पिछले चुनाव में टिकट नहीं मिला था तो बागी ही लड़ गए थे। कार्यकर्ताओं को लगता था कि उनके परिवार से किसी को टिकट दिया जा सकता है, लेकिन हर चुनाव में उन्होंने स्थानीय जो भी फीडबैक आता था वो सदा उसको महत्व दिया। और हमने बदलते हुए गुजरात को उनके नेतृत्व में देखा। एक देखिए, मैं ये कह सकता हूँ कि पहली मीटिंग में लेने के लिए गया, एक जगह थी धांगध्रा। जयंती भाई कवाड़िया वहाँ के विधायक थे, धारासभ्य कहते हैं गुजरात में। एक कच्ची धर्मशाला में मीटिंग ली थी मैंने, जिसका फर्श कच्चा था जैन धर्मशाला। और 10 वर्ष बाद उसी धांगध्रा की मंडी में एसी हाल में मैंने मीटिंग ली थी। मतलब बदले हुए गुजरात को, उस कपास बेल्ट को विकसित होते हुए, नर्मदा का जल आते हुए, वो बदलाव जो उनके विजन के साथ उस सारे इलाके में हुआ, उस एक टिकट में हमने उसको महसूस किया था। रेवाड़ी में पहली रैली क्यों की गई थी, आपको सारा पता है, उसका थोड़ा सा कारण बताइए। रेवाड़ी में क्यों हुई मैं उस पहली समय के कई प्रोजेक्टों से जुड़ा हुआ था। उन्होंने मुझे किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, इसलिए मुझे ये दायित्व सौंपा था कि मैं जो सरदार पटेल की दुनिया की सबसे ऊंची मूर्ति बन रही थी, उसके लिए लोहा और मिट्टी का संग्रहण करूं, स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। स्टैच्यू ऑफ यूनिटी। और देश भर में मैं उसके लिए घूम रहा था। इसी बीच में उनके मन में एक ख्याल आया कि वो देश भर के किसानों का स्वागत करें, और उन्होंने एक कृषि मेला आयोजित किया। उसके साथ ही हमने किसान मोर्चा की राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक भी गुजरात में ही रखी थी। तो उस समय बहुत सारे राज्यों ने, जो पहले तो सहमति दे रहे थे, लेकिन बाद में उनको लगा कि मोदी जी तो बड़े नेता के रूप में उभर रहे हैं। हरियाणा में भी उस समय कांग्रेस की सरकार थी, तो बहुत सारी राज्य सरकारों ने वहाँ अपने किसान भेजने से मना कर दिया था। मैं किसान मोर्चा का अध्यक्ष था, तो वहाँ बाबू भाई बोखरिया कृषि मंत्री थे, और भूपेंद्र भाई चौड़ासमा शिक्षा मंत्री थे, और एक मैं, हम 3 लोगों की कमेटी थी जो उस मेले को ऑर्गेनाइज करने में, उसकी सारे विचार और योजना में लगी हुई थी। तो उस समय 1200 किसानों को हम देश भर से ले गए थे। किसान मोर्चा ने उस काम को पूरा किया जो कहीं ना कहीं कांग्रेस की सरकारों ने रोका था। उसी समय, उस मेले के समय मोदी जी ने कहा कि मैं एक सैनिकों की रैली करना चाहता हूँ, और पूर्व सैनिकों की, और उन्होंने ये भी इच्छा जताई थी कि मैं जनरल वी.के. सिंह उसमें अध्यक्षता करूँ। तो जनरल वी.के. सिंह उस समय अन्ना साहब हजारे के साथ घूमते थे, अपने हरियाणा के हैं, आपको मालूम है, भिवानी जी जी। तो पहले तो मैंने जनरल हमने तो ये भी सुना है पहली बार मोदी जी से मिलाने आप ही ले गए थे उनको अहमदाबाद। वी.के. सिंह जी को मैंने बातचीत की 2-3 बार, गुड़गांव में ही बातचीत की, और उसके बाद उनको तैयार किया कि वो मिलें नरेंद्र मोदी जी से। तो मैं उनको गुजरात लेके गया, वहाँ मुलाकात हुई, और उन्होंने हाँ किया कि मैं अध्यक्षता करूँगा। और उसके बाद तो हमने लगभग 100 से अधिक सैनिक अफसर, आपने देखा, एक गैलेक्सी वहाँ उस रैली में उपस्थित की थी, और एक बड़ी रैली रेवाड़ी में। मुझे ये कहने में भी कोई संकोच नहीं है, मेरा पहला विचार ये था कि ताल कटोरा में कर देंगे, लेकिन जब मैंने तिथि और सारी बातें तय करके उस समय नरेंद्र मोदी जी को फ़ोन किया कि हम 15 सितंबर को रैली कर देंगे ताल कटोरा में, तो उनका मुझे 1 लाख भी चाहिए। और तब फिर मैंने जो है रेवाड़ी स्थान का चयन करके उनको बताया, और रेवाड़ी में तो फिर आप साझेदार हो गए थे इस रैली के सारे इंतजामातों में। पूर्व सैनिकों की किस प्रकार से एक टोली बनी, जगह ली गई, और उसके बाद उसका अपने को बढ़ता चला गया। और वो हिस्टोरिकल रैली, जिसमें से 1 रैंक 1 पेंशन का फैसला हुआ, वो जो है शानदार जानदार रैली वहाँ पर हुई, और जिसमें मैं कहूँगा कि उसने एक लॉन्चिंग पैड का काम किया भारत के भावी प्रधानमंत्री। उसके बाद पीएम बने। ओम प्रकाश धनखड़ की तरह हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल भी मोदी के चहेते हैं। अंदर की खबर यह है कि चुनाव पूर्व ही मोदी मनोहर लाल को हरियाणा की कमान सौंपने का मन बना चुके थे। मोदी और संघ दोनों की पसंद होने के कारण ही कम चर्चित होते हुए मनोहर को हरियाणा सौंप दिया गया। यह मोदी से हरियाणा के प्रभारी रहते हुए बनी निकटता का परिणाम था, और यह निकटता इसलिए बनी थी क्योंकि मनोहर ने डिजिटल पर बल देना संगठन मंत्री रहते हुए शुरू कर दिया था। रोहतक का भाजपा कार्यालय पहली बार मनोहर के संगठन मंत्री रहते हुए ही कंप्यूटरीकृत हुआ था। मनोहर की ईमानदारी और समर्पण के लिए मोदी को किसी से सर्टिफिकेट लेने की जरूरत नहीं थी। इसी कारण मनोहर को सीएम की कुर्सी मिली। मैं यहाँ यह भी बता दूं कि जिस समय मनोहर संगठन मंत्री थे, उस समय रेवाड़ी निवासी ओम प्रकाश ग्रोवर भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष होते थे। ओम प्रकाश धनखड़ और मोदी को निकट से जानने वाले लोग यह बताना नहीं भूलते कि टिकट वितरण करते समय मोदी सबसे अधिक ध्यान फीडबैक का रखते हैं। उन्हें लगता है कि संबंधित व्यक्ति जीत सकता है, तभी वह टिकट का फैसला लेते हैं। वह ग्राउंड रिपोर्ट लेकर ही टिकट वितरण सुनिश्चित करते हैं। सिफारिश उनकी सूची में अंतिम पायदान पर रहती है।
अब आपको मोदी के डिजिटलाइजेशन व तकनीक से प्रेम के बारे में बताते हैं। हरियाणा पर्यटन निगम के चेयरमैन अरविंद यादव के पास मोदी से जुड़ी ढेरों यादें हैं। अरविंद यादव यह बताएंगे कि गुजरात में डिजिटल रैली के बाद किस तरह नरेंद्र मोदी ने चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर यानी पीके के मोबाइल से उनसे फीडबैक लिया था। आप पहले अरविंद यादव को सुनिए। मेरा उनके साथ बहुत लंबे समय तक काम करने का मुझे सौभाग्य प्राप्त हुआ। ये आज उनका जन्मदिन है, मैं जन्मदिन की बधाई देता हूँ। मैं एक दो संस्मरण आपको जो मेरी मनोस्मृति में वो सुना देता हूँ कि 2012 का चुनाव था और मैं अमरेली जिले की राजूला विधानसभा सीट पे था। तो एक नया एक्सपेरिमेंट किया था कि एक ही दिन में 29 जगह पर 3D की जनसभाएं मोदी जी ने रखी। तो गांधी नगर के अंदर वो स्टूडियो बनाया गया था, वहां से उनको बोलना था 29 जगह वो लाइव की तरह का इंप्रेशन सारा आना था। 3D जनसभाएं थी, वो पहली बार हिंदुस्तान के अंदर हुई। तो मैं वो शाम का 7 से 8 बजे का समय था। तो हम लोगों ने तैयारी की, वो सारा वहां पर सिस्टम लगाया, 4-5 हजार की भीड़ वहां सुनने के लिए आई। और जब वो बोल के समापन हुआ तो 7 से 8 का जो समय था उसके 8:01 पे उस समय जो आप इनका प्रशांत किशोर का नाम, आप जो पीके का नाम सुनते, उस समय वो सारा चुनाव देख रहे थे। तो पीके के फोन से मुझे फोन आया, मेरे फोन पर रिंग आई। तो मैंने फोन उठाते ही पीके को कहा कि पीके बहुत अच्छी टेक्नोलॉजी है, आप ये कहाँ से लेके आए। तो उधर से आवाज आई कि अरे यार अरविंद, मैं पीके नहीं मैं नरेंद्र मोदी बोल रहा हूँ और तुम बताओ कि ये क्या इंप्रेशन रहा, मैं तुमसे यही सारी जानकारियाँ चाह रहा हूँ। तो मैं एकदम चौंक कहा कि सीधे मोदी जी जो है मुझसे बात कर रहे हैं। फिर मैंने उनको पूरा इंप्रेशन जो उस रैली का था, कितनी सभा थी, कितने लोग थे, उनका इंप्रेशन कैसा था, बोलने का लहजा कैसा था, वो सारे का सारा मैंने मोदी जी को बताया और उन्होंने मुझसे फीडबैक लिया। इसी तरह जो है और भी कई सारे संस्मरण हैं। अभी पार्लियामेंट का जो है एक सेशन चल रहा था, ज्वाइंट सेशन था, बेस्ट पार्लियामेंटेरियन अवार्ड मिलना थे। तो हुकुमदेव नारायण यादव जी को वो अवार्ड मिला था। तो मैं भी उनके साथ सेंट्रल हॉल के अंदर गया हुआ था और वो जैसे ही उनकी और मेरी नज़र मिली तो वो वहाँ से हंसने लगे। और जैसे ही वो कार्यक्रम का समापन हुआ, मोदी जी, क्योंकि वो पूरा खचाखच भरा हुआ था, उसमें लोकसभा के, राज्यसभा के सब पार्टियों के सांसद थे, मोदी जी वहाँ से उठ के मुस्कुराते हुए मेरे पास तक आए और मैं भी फिर भाग के उनके पास गया और उन्होंने मुझसे पूछा कि हाल चाल सब बा अरविंद। तो मुझे अच्छा लगा। वहाँ सब सेंट्रल हॉल वाले लोग देखने लगे कि ये कौन ऐसा आदमी जो इस हाल के अंदर है कि मोदी जी बाकी सब लोगों को छोड़ के सीधे अरविंद के पास आके उससे हालचाल पूछ रहे हैं। तो इस तरह के बहुत सारी मेरे पास उनके साथ लंबा अनुभव है, बहुत सारी मेरे पास उनके सुनाने के लिए कथाएं, कहानियां हैं। अभी हमने मोदी स्टोरी भी कवर की थी। अरविंद यादव की बातें सुनने के बाद आप समझ गए होंगे कि मोदी का डिजिटल व टेक्नोलॉजी प्रेम कितना गहरा रहा है। वह अधिकतम लोगों तक कम समय में अपनी बात पहुंचाने में माहिर हैं। आज भी वह ऐसा कर रहे हैं। विपक्ष अब उनका अनुसरण कर रहा है। मोदी चुनाव प्रबंधन में भी माहिर हैं। कारगिल वीरांगना सुधा यादव को अहिरवाल के दिग्गज नेता राव इंद्रजीत सिंह के सामने तब अस्तित्व में रही महेंद्रगढ़ लोकसभा सीट से चुनाव मैदान में उतारने का फैसला मोदी का ही था। मोदी ने मां हीराबेन के दिए 11 रुपये बड़े ही नाटकीय अंदाज में भीड़ के बीच वीरांगना डॉक्टर सुधा यादव को भेंट कर दिए थे। ऐसा करके मोदी ने अपनी भाजपा के उम्मीदवार सुधा के लिए लाखों रुपए चंदा जुटाने का काम कर दिया था। नरेंद्र मोदी से जुड़े संस्मरणों की सूची बहुत लंबी है, लेकिन 13 सितंबर 2013 की रेवाड़ी में हुई उनकी पहली पूर्व सैनिक रैली को शायद ही कोई भुला पाए। इस रैली में ही मोदी ने खुद ये कहा था कि वह बचपन में सैनिक स्कूल में पढ़ना चाहते थे, मगर परिस्थितियों ने साथ नहीं दिया। मोदी की रेवाड़ी रैली YouTube पर उपलब्ध है, उनकी पूरी बात सुनी जा सकती है। यहाँ समय अभाव के कारण मैं पूरी बातें नहीं बता पा रहा हूँ। शुरुआती दौर में OP धनखड़ के साथ इस रैली की तैयारी में जो लोग जुटे थे उनमें अरविंद यादव भी शामिल थे। हालांकि बाद में इस रैली की कमान कैप्टन अभिमन्यु व डॉक्टर सुधा यादव सहित धनखड़ के साथ कई अन्य भाजपा नेताओं ने भी मिलकर संभाली थी। आप ये कह सकते हैं कि मोदी की बतौर PM रेवाड़ी से सफल लॉन्चिंग हुई थी। मुझे आज मोदी के जन्मदिन के बारे में भी कुछ कहना है। आज बड़ी संख्या में हरियाणा सहित पूरे देश में उनका जन्मदिन मनाया गया है। उनका जन्मदिन कहीं पर रक्तदान करके, कहीं पर चश्मा वितरण करके मनाया गया है। ओम प्रकाश धनखड़ आज कई कार्यक्रमों में भाग लेने पहुंचे। रेवाड़ी, महेंद्रगढ़, गुरुग्राम सभी जिलों में उनके जन्मदिन पर विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए गए। आप चित्रों में आज संपन्न हुए कार्यक्रमों को देख सकते हैं। धन्यवाद।